रात गहरी हो चुकी थी। कमरे में नीलगों बल्ब की मध्यम सी रोशनी फैली हुई थी और एसी की खनकी ने कमरे के माहौल पर अजीब सा सकूत तारी कर रखा था। गहरी नींद में डूबी हया ने किसी एहसास के ज़ेरे असर आंखें खोलकर देखा। सामने लगी घड़ी में रात के 2 बज रहे थे। सुकून का सांस लेते हुए हया ने करवट बदल ली और अभी सुबह होने में काफ़ी वक्त था। आज पूरा दिन काम कर करके वो बुरी तरह से थक चुकी थी और अभी वो सिर्फ आराम करना ही चाहती थी। लंबे बाल हाथ से पीछे तकिए पर फेंकते हुए हया ने लाइट सा कंबल अपने ऊपर ओढ़ा था। पलके मूंदते हुए वो एक दफ़ा फिर गहरी नींद में डूबती चली गई। हया के कमरे के बाहर रात मुकम्मल तौर पर फैल चुकी थी और चारों जानिब सन्नाटा और तारीकी थी। ऐसे में दरवाजे की हल्की सी चिरचिराहट ने सन्नाटे को चीर कर रख दिया। हया को यूँ महसूस हुआ जैसे उसके कमरे का दरवाज़ा खोलकर कोई अंदर दाखिल हुआ हो। वो नींद में थी और बमुश्किल उसने आंखें खोल कर देखा। कोई नहीं है। खुद को मुतमईन करते हुए एक दफ़ा फिर सोने की कोशिश करने लगी। करवट बदल कर उसने लिहाफ को अपने ऊपर मजबूती से जकड़ लिया था और अभी उसे लेटे कुछ ही देर गुजरी थी कि अचानक ही वो चौंकी। उसे अपने बिस्तर के पास किसी की सरसराहट सी महसूस हुई। अब की बार उसने घबरा कर आँखें खोली, लेकिन इससे पहले कि वो करवट बदलती किसी मर्दाना हाथ ने आहिस्तगी से उसकी कमर पर हाथ फेरा। हया के रगों पैर में सनसनी सी दौड़ गई और एक खुटी खुटी सी चीख उसके लबों से निकली। हर लिहाफ अपने ऊपर से उतार कर फेंकती हुई हया यकलख्त नीचे उतर गई थी। कौन है यहाँ? कौन है कमरे में? घबरा कर कहती हया आंखें फाड़ फाड़ कर कमरे की तारीकी में देखने की कोशिश कर रही थी। कमरे में कोई मौजूद था, इतना तो उसे अंदाज़ा ही हो गया था। मदम से बल्ब की रोशनी में वो कोई लंबे कद का मर्द मालूम हो रहा था और हया के कदमों के नीचे से ज़मीन निकल गई। उस शख्स ने आगे बढ़कर हया को अपनी गिरफ्त में लेना चाहा। शायद वो हया के अचानक जाग उठने पर खुद भी घबरा गया। हया के लबों से एक जोरदार चीख निकली और उसके बढ़ते हाथों को जोरदार अंदाज में पीछे धकेलते वो अंधाधुंध बाहर की जानिब भागी थी। पीछे मौजूद मर्द ने उसे झपट कर काबू करने की कोशिश की, मगर हया की फुर्ती उसके काम आ गई और तेज़ी से कमरे का दरवाज़ा खोलकर वो बाहर निकल गई। तेज़ी से भागते हुए वो कमरों के आखिर में बने स्टोर रूम तक चली गई थी और दरवाज़ा खुला। कपकपाते हाथों से उसे धकेलते उसने अंदर दाखिल होते ही दरवाज़ा जोर से बंद कर लिया। काठ कबाड़ और गर्द से अटे इस कमरे में दरवाजे के साथ ही लगकर नीचे बैठते वो बुरी तरह से फूट फूट कर रो दी। दुपट्टा उठाने का उसे होश ही न था। शानों पर बिखरे बाल और गले के खुले हुए 2 बटन जाहिर कर रहे थे कि वो किस बदहवासी में अपने कमरे से निकली थी। वो बेबसी की आखिरी स्टेज पर थी। दोनों हाथों में चेहरा छुपाए फूट फूट कर रोते उसे बार बार सिर्फ एक ही शख्स का ख्याल आ रहा था। ये सब तुम्हारी वजह से हुआ है जाने आलम। इस सब के जिम्मेदार सिर्फ तुम हो। तुमने मुझे जहन्नुम में फेंक दिया। घुटनों के गिर्द दोनों बाजू लपेटे वो जैसे खुद को छुपा देना चाहती थी, लेकिन उसे पता था कि उसके लिए कोई जय पना नहीं। अभी नहीं तो कुछ घंटों के बाद ही सही उसे आखिरकार स्टोर रूम से बाहर निकलना ही था। और तभी वो चौंकी। बाहर फैले रात के सन्नाटे में कदमों की भारी चाप उसे स्टोर रूम की जाने आती हुई महसूस हुई थी। वो खौफ से अपनी जगह जामिद हो गई। भारी मर्दाना चाप स्टोर रूम के अंदर बाहर आकर रुक गई थी। हल्की सी खड़खड़ाहट हुई, जैसे किसी ने स्टोर रूम का लॉक खोलने की कोशिश की हो। हया जी जान से लरज़ उठी। अल्लाह ताला प्लीज़ प्लीज़ मुझे बचा ले। अपने हाथों को लबों पर रखे वो अपनी खुटी खुटी चीखों को दबाते हुए मुसलसल इल्तिजाएं कर रही थी। बाहर खड़े शख्स को शायद महसूस हो गया था कि स्टोर रूम का दरवाज़ा अंदर से लॉक है, बाहर से खोलने पर नहीं खुलेगा और कुछ देर कोशिश करने के बाद मायूस होकर उसने हाथ पीछे हटा लिया और हया को वही मखसूस भारी आवाज़ सुनाई दी। आज तो बच गई है, आइंदा कैसे बचेगी? अगली बार मैं पूरा इंतज़ाम करके आऊँगा। अगली बार नहीं छोड़ूंगा तुम्हें। जुमले के आखिर में मकरू सी हंसी हंसते वो जाने के लिए पलट गया। कदमों की चाप स्टोर रूम से दूर हुई तो हया ने लबों पर हाथ रखा हुआ हाथ हटाकर एक सिसकी ली। उसकी आंखें आंसुओं से लबरेज थी। अपनी कमर पर उसे खुरदरे मर्दाना हाथ का लम्स याद आया तो एक दफ़ा फिर वो झुरझरी से लेकर रह गई। तुमने मुझे मुफ्त का माल बना दिया है जाने आलम। अपनी हथेलियों से आंखों को साफ करते हुए उसने एक दफ़ा फिर घुटनों में अपना मुँह छुपा लिया था। उसे पता था कि सुबह का सूरज निकलने से पहले तक उसे यहीं इसी स्टोर रूम में बंद रहना था। यूं ही आंखें मीचे मीचे वो अपने माजी में पहुंच गई। ज़्यादा नहीं, बस 2 महीने ही तो पुरानी बात थी। ज़िंदगी कितनी हसीन थी। कॉलेज के साथ ट्रिप पर जाने के लिए उसने बाबा की कितनी मिन्नतें की थी। भाई मुझे तो कोई एतराज़ नहीं, अपनी माँ से पूछ लो। उन्होंने हंसकर आंखों से ग्लासेस उतारे तो वो नफीसा बेगम के सर हो गई थी। इतनी दूर अकेली लड़की को भेजने की भला क्या ज़रूरत है? नफीसा बेगम झुंझला रही थी। कॉलेज वाले 2 रोज़ मरी के ट्रिप पर जा रहे थे और हया उनके साथ जाना चाहती थी। 20 साल ज़िंदगी में वो पहले कभी किसी ट्रिप पर नहीं गई थी। यही वजह थी कि वो बहुत एक्साइटेड थी और सब्ज़ आंखों में गुस्सा समाये वो लाउंज के सोफे पर बैठी थी जब बाबा के फ़ोन की घंटी बजी। मुस्कुराते हुए उन्होंने फ़ोन कान से लगा लिया।
भाई और तो कोई परेशानी नहीं है, सब खैरियत है, बस अपनी हया को मरी जाना है और उसके लिए जिद कर रही है। मैं और तुम्हारी चची जान तो बिल्कुल इजाज़त नहीं दे रहे। वो फ़ोन पर मुस्कुराते हुए कह रहे थे। एक पल में ही हया को अंदाज़ा हो गया कि वो किससे बात कर रहे हैं। अच्छा चलो, अगर तुम कहते हो तो मान जाते हैं, बाबा जान ने एक दफ़ा फिर मुस्कुरा कर कहा। हया का खून खौल उठा, मगर अंदर ही अंदर उमड़ती मुस्कुराहट को उसने बड़ी मुश्किल से लबों पर आने से रोका था। वो जानती थी कि फ़ोन की दूसरी जानिब जो शख्स मौजूद है उसकी बात बाबा जान कभी नहीं टालेंगे, और यही हुआ। उसकी जानिब से इजाज़त मिलते ही बाबा जान ने उसे ट्रिप पर जाने की इजाज़त दे दी। हया को लगा कि ये उसकी ज़िंदगी के खूबसूरत तरीन दिन होंगे, लेकिन ये और बात कि 2 दिन मरी में दिल खोल कर ज़िंदगी एंजॉय करने के बाद जब वो वापस आई थी तो एक रूह फरसा खबर उसकी मुंतज़िर थी। उसके घर पहुंचने से सिर्फ आधा घंटा पहले नफीसा बेगम और वजदान साहब का ज़ोरदार कार एक्सीडेंट हो गया। वो अस्पताल में ज़िंदगी और मौत से लड़ रहे थे। हया साकित खड़ी रह गई। वो तो अपनी ट्रिप की हज़ारों यादें लेकर उनके साथ शेयर करने के लिए आई थी, लेकिन किस्मत ने तो ऐसी बाजी पलटी कि उसे आंख से आंसू बहाना तक याद न रहा। सिर्फ एक घंटे के बाद ही वजदान साहब और नफीसा बीबी दोनों की डेड बॉडीज़ घर पहुंच चुकी थी। दोनों की हालत इतनी नाजुक थी कि अस्पताल पहुंचने के 10 मिनट बाद ही उनका इंतकाल हो गया। हया के सर पर तो आसमान टूट पड़ा। माँ और बाप दोनों की लाशें बरामदे में रखी हुई थी। वो खामोश निगाहों से उन्हें देखती सोच रही थी कि पहले किसका मातम करे। रिश्तेदार इकट्ठे होने शुरू हो गए। मेरी बच्ची, इस तरह खामोश रहना अच्छी बात नहीं। उसकी इकलौती खाला कमर और निसा ने उसे गले से लगाकर रुलाने की कोशिश की, मगर हया बेयकीन निगाहों से सामने ही देखे जा रही थी। किसी ने उसके सर पर लाकर सफ़ेद चादर उड़ा दी। वो रोना चाहती थी, फूट फूट कर रोना चाहती थी, लेकिन किसी अपने के गले लगकर। मगर वहाँ अपना कौन था? हया ने पलटकर अपने सारे रिश्तेदारों की सिमत देखा। सभी अपनी अपनी बातों में मशगूल थे और किसी को वजदान साहब और नफीसा बेगम की मौत का दुख न था। वजह सिर्फ ये थी कि वजदान साहब ने नफीसा बेगम से अपनी मर्जी से शादी की थी। उनके ख़ानदान वालों ने नफीसा बेगम को ना तो कभी कबूल किया था और ना ही उनकी मौत पर कोई अफसरदा था। यही हाल नफीसा बेगम के ख़ानदान की तरफ से भी था, सिवाय उसकी खाला के। कोई जनाजे पर ना आया था और खाला भी इसलिए आ गई थी क्योंकि वो खुद औलाद से महरूम थी और हया का दुख उनके दिल को चीरे जा रहा था। जनाजा उठाने का वक्त आया तो हया ने मुतलाशी निगाहों से आसपास देखा और वो उसे नजर आ गया जिसे वो कब से ढूंढ रही थी। जनाजे को कांधा देता हुआ वो अपनी ज़ब्त के इंतहा पर था। वो जाने आलम था, उसके चचा का बेटा, जिसकी वो मनकुहा थी और बचपन से लेकर आज तक उसने जाने आलम का नाम ही अपने नाम के साथ सुना था। और वो अपनी आंखों में उसके लिए कई हज़ार सपने सजा चुकी थी। उसे यकीन था उसे दुख में देखकर वो खुद को रोक नहीं पाएगा। वो जो आज तक बात नहीं करता था, इस दुख भरे मौका पर तो आकर उसे अपना कंधा ज़रूर देगा। वो कोई गैर तो नहीं, उसकी बीवी थी, मगर हया की सोच गलत साबित हुई। जनाजे को उठाकर बाहर निकलते उसने एक नज़र भी हया पर डालना गवारा न किया। दोनों हाथों में चेहरा छुपाकर वो फूट फूट कर रोटी। उसे अपना दुख अकेले ही मनाना था। उसे ये बात समझ आ गई कि रिश्तेदार 2 दिन तक घर में जमा रहे थे और उसके बाद रफ्ता रफ्ता सभी जाने लगे। बाबा अच्छी सरकारी नौकरी पर थे, घर सरकार की जानिब से मिला हुआ था और जो उनकी मौत के फ़ौरन बाद ही वापस ले लिया जाना था। पहली दफ़ा हया को माँ बाप की मौत के अलावा भी किसी परेशानी ने आखेरा। अपनी 20 साल ज़िंदगी में उसने कभी रुपए पैसे की फ़िक्र नहीं की थी। माँ बाप ने उसे बेहतरीन तरीके से पाला था और हर आसाइश उसे दी थी, लेकिन अब आगे क्या करना है उसे कुछ समझ नहीं आ रहा था। घर खाली करने का नोटिस उसके हाथ में था। उसकी सब्ज़ आंखों में बेचैनी सी उभर रही थी। मैं अब कहाँ जाऊँगी? इस घर में मैं अकेली तो नहीं रह सकती। माथे को मसलते हुए वो परेशानी से सोच रही थी। जभी खाला कमर उन्निसा अंदर दाखिल हुई और उनके साथ हया की एक पुप्पो भी थी। आज एहसान करते हुए वो भी अफसोस करने के लिए आ गई थी। अब हया का क्या करना है? ये अकेली जवान जान लड़की इस घर में तो नहीं रह सकती। भाईजान ने पाला भी उसे इतनी अयाशियों के साथ है। मैंने सुना है कि मरी ट्रिप पर भी गई हुई थी, जबकि हमारे ख़ानदान की लड़कियां तो घर से बाहर बाजार भी मर्दों के साथ जाती हैं। पुप्पो ने नाक चढ़ाकर कहा था। हया सर झुकाकर रह गई। अरे करना क्या है, बिन माँ बाप की बच्ची है, इसको यहाँ थोड़ी ना छोड़ सकती हूँ। मैं इसे अपने साथ लेकर जाऊँगी। तुम लोगों को नफीसा की औलाद में कोई दिलचस्पी हो या ना हो, मगर मुझे तो है। मेरे घर जाकर रहेगी। और खाला का ऐलान करने पर हया ने बेचैनी से सर उठाया। पुप्पो तो खाला की बात पर मुतमिन हो गई, लेकिन हया का सांस उसके हलक में ही अटक गया। खाला के घर क्यों? वो अपने घर जाना चाहती थी, उसके साथ जो उसके जिम्मेदार था। हया ने बेचैनी से पहलू बदला और वो तो उस रोज़ का ऐसा गया कि दोबारा पलट कर आया ही ना था। हया की आंखों में नमी उतरने लगी और तभी दरवाजे पर आहट हुई। हया के साथ पुप्पो और खाला ने भी मुड़कर देखा था और दरवाजे से जाने आलम अंदर दाखिल हो रहा था। हया को अपने अंदर ढेरों इत्मीनान उतरता हुआ महसूस हुआ। वो 29 साल का था और सफ़ेद रंग की शर्ट की आस्तीनें उसने कोहनियों तक फोल्ड कर रखी थी। स्याह पैंट की जेबों में मोबाइल डालते वो हमेशा की तरह मसरूफ़ मालूम हो रहा था। हया जानती थी कि इतने बड़े बिजनेस को खुद हैंडल करना आसान न था।
सिर्फ 29 साल की उम्र में उसका बिजनेस पाकिस्तान के कई शहरों में फैल चुका था। उसकी वजह से उसकी अनथक मेहनत और जहानत ही थी, वो जहानत जो उसकी सुनहरी आंखों से छलका करती। मैं हया को अपने साथ लेकर जा रही हूँ अपने घर, तुम्हें कोई एतराज़ तो नहीं? खाला ने मारे बांधे जान ने आलम से पूछा था और हया ने सुकून भरा सांस लिया। वो उन्हें मना कर देगा और जाहिर है मैं इसकी बीवी हूँ और वो मुझे अपने साथ लेकर जाएगा। मगर हया को तो ज़ोरदार झटका लगा, वो तो कुछ और ही कह रहा था। मुझे एतराज़ क्यों होगा? अच्छा है कि आपके घर में ये महफूज रहेगी। 2 लफ्ज़ी जुमला कहकर वो पप्पो की जाने मुंतज़िर निगाहों से देखने लगा। वो अपना बैग संभालते उठ खड़ी हुई और हाँ हाँ चलो, मुझे पता है कि तुम मुझे ही लेने आए हो, मैं कौन सा यहाँ मज़ीद रुकना चाहती हूँ। शुक्र है तुम्हारे बाप ने तुम्हें कह दिया, वरना तुम तो अजनबी बनकर पास से ही गुजर जाते हो। खफकी से कहते पप्पो हया के सर पर लिए दबे अंदाज में प्यार देकर बाहर निकल आई थी। हया ने बेयकीन निगाहों से जाने आलम की तरफ देखा। वो कितनी आसानी से उसे जान छुड़ा रहा था। जूते से कालीन को खुरचते जाने आलम ने उसी पल निगाह उठाई। उसके चेहरे पर संजीदगी फैली थी। हया ने अपना रुख दूसरी जानिब फेर लिया और गहरी सांस लेता वो उठ खड़ा हुआ था। मकान को ताला लगा दीजिएगा, बाकी की कागजी कार्रवाई मैं कर दूंगा। और वो नपे तले अंदाज में कहता पप्पो के पीछे बाहर निकलता चला गया। हया ने अपनी आंखें सख्ती से मींच ली। सफ़ेद रंगत में गुलाबियाँ सी खुलने लगी थी। उसे यकीन नहीं था कि ये शख्स उसे इतना बेजार था। उसने किसी फालतू चीज़ की तरह उसे जान छुड़ा ली थी। और चलो हया, देर हो रही है। खाला जान उठ खड़ी हुई थी। बाहर उनके शौहर अपनी मेहरान गाड़ी लेकर खड़े थे और मुसलसल हॉर्न पर हॉर्न दे रहे थे। आंसुओं को साफ करते हुए गहरी सांस लेकर वो उठ खड़ी हुई और अब अगर वो इतनी अर्जा हो ही गई थी तो फिर उसे अपने वजूद की कम हैसियती को तस्लीम कर लेना चाहिए था। बैग वो तैयार कर चुकी थी और खामोशी से अपना बैग उठाते वो खाला जान के पीछे बाहर निकले। एक अलविदाई निगाह अपने माँ बाप के मकान पर डालते उसने सारी यादों को पीछे छोड़ दिया। खाला का घर छोटा सा था। 2 कमरे कोने पे बना हुआ एक स्टोर रूम और एक मुश्तरका बाथरूम। खाला ने उसे प्यार से शरबत बना कर दिया और ये बात सच थी कि वो उससे बेहद मोहब्बत करती थी। उनकी अपनी तो कोई औलाद ही ना थी और फैज़ान खालू खामोश से इंसान थे। उन्होंने हया के आने पर कोई इजहार ख्याल किया और ना ही दूसरे कमरे में से सोफ़े निकालकर वहाँ बेड डालने पर, यूँ जैसे वो घर का हिस्सा ही ना थे। ये कमरा खालू के इस्तेमाल में होता है, यहाँ मैं रहूँगी तो इन्हें परेशानी तो नहीं होगी? हया ने शर्मिंदगी से कहा। बैठे बिठाए वो उन पर बोझ बन गई थी। खाला ने प्यार से उसका माथा चूमा। अरे नहीं, वो तो तुम्हारे यहाँ आने पर बहुत खुश है, तुम्हें अपनी बेटियों की तरह समझते हैं, तुम परेशान मत हो। खाला की बात पर वो मुतमईन हो गई थी। कॉलेज तो बगैर इम्तिहान दिए छूट गया था और उसे यकीन था कि अब दोबारा कॉलेज की फ़ीस देने की उसके पास पैसे नहीं होंगे। खाला अपनी दुकान से बमुश्किल घर का खर्च ही पूरा कर पाते थे और उसे खाला के घर में आए हुए 1 हफ्ता हुआ था जब वो किचन में खाना बना रही थी। दोनों चूल्हे बैक वक्त चल रहे थे और वो बुरी तरह से उलझी हुई थी। एक चूल्हे से सालन का भारी पतीला उठाकर उसने साइड में रखा। सालन का ढक्कन हटाकर वो मसाला चेक कर रही थी और जब उसे अपने पीछे किचन में खालू फैज़ान दाखिल होते हुए दिखाई दिए। पानी पीने आए होंगे, हया ने दिल में सोचा और मसाला ज़ुबान पर रखते वो बड़ी एहतियात से नमक और मिर्च चेक कर रही थी। उसे अपना दुपट्टा आहिस्तगी से गले से सिरकता हुआ महसूस हुआ, लेकिन इससे पहले कि वो पलटती अचानक उसे फैज़ान खालू की चीख सुनाई दी। अरे हया, तुम्हारा दुपट्टा जल रहा है, पीछे देखो। वो बुखला कर पलटी। जलते हुए चूल्हे के ऊपर उसका दुपट्टा यूँ रखा था जैसे किसी ने इंतहाई आराम से उसे वहाँ पर रख दिया हो। हया को हैरत हुई। इतनी लापरवाही से तो उसने कभी ज़िंदगी भर काम नहीं किया था। आग के भड़कते शोले उसको दुपट्टे को अपनी लपेट में ले रहे थे। वो जामिद खड़ी थी जब फैज़ान खालू ने जल्दी से उसके गले में हाथ डालकर दुपट्टा खींचकर उतार दिया। हया बेख्तियार सीने पर हाथ रखते 2 कदम पीछे हुई। कितनी लापरवाही से काम करती हो, देखो सारा दुपट्टा जला दिया। फैज़ान खालू जूते से आग के शोलों को बजाते उसे सर से लेकर पैर तक देख रहे थे। हया को अजीब सा एहसास हुआ। कहने को तो ऐसा कुछ भी ना था और फैज़ान खालू ने उसे जलने से बचाया था, मगर पता नहीं क्यों कि वो बेचैनी सी महसूस कर रही थी। यकलक पलटते वो भागकर अपने कमरे में चली गई। थोड़ी देर तक वो खुद पर काबू पाने की कोशिश करती रही। दूसरा दुपट्टा लेकर वो बाहर निकली तो फैज़ान खालू घर में कहीं नहीं थे। ख्वामख्वाह मेरा वहम होगा, जलते हुए दुपट्टे को वो मुझ पर से उतारते ना तो और क्या करते। हया ने खुद को संभाला। किचन में थोड़ा बहुत ही काम रह गया था और जल्दी जल्दी काम खत्म करते वो वापस अपने कमरे में चली गई। अजीब सी बेचैनी ने उसके वजूद का अहाता कर लिया। 2 रोज़ की बात थी। अचानक ही दोपहर के वक्त खाला की तबीयत ख़राब हो गई। उनका बीपी ख़तरनाक हद तक लो हो गया था और खालू घर पर थे। उन्होंने जल्दी से गाड़ी निकाली और खाला को अस्पताल ले गए। हया तन्हा घर में परेशान खड़ी रह गई। खाला की तरफ से उससे बेहद परेशानी थी और बार बार वो उनके सेहतयाब होने की दुआएं कर रही थी। शाम असर का वक्त था जब दरवाजे पर दस्तक हुई और हया ने घबराकर दरवाज़ा खोला तो सामने ही फैज़ान खालू खड़े थे।
तुम्हारी खाला तुम्हें याद कर रही हैं, चलो तुम्हें हॉस्पिटल ले चलो, उन्होंने कहा। हया ने सुकून का सांस लिया। वो अकेले घर में उनके साथ रहना नहीं चाहती थी और जल्दी से चादर ओढ़कर वो बाहर आई तो फैज़ान खालू अपनी बाइक के ऊपर बैठे उसी का इंतज़ार कर रहे थे। आपकी गाड़ी कहाँ है? हया ने हैरत से पूछा। गाड़ी तो वहीं अस्पताल में ही है, पार्क कर दी थी। वो लोग बार बार अस्पताल से गाड़ी नहीं निकालने देते ना, उन्होंने बोधी सी वजाहत दी। हया को हैरत हुई, ऐसा कौन सा अस्पताल था जो गाड़ी निकालने पर मना करता था? लेकिन वो कुछ ना बोली और खामोशी से फैज़ान खालू के पीछे बैठते हुए उसने अपने और उनके दरमियान फासला बनाया था। लेकिन बार बार लगते झटकों की वजह से ये फासला बरकरार ना रह सका। न जाने कितनी देर तक खालू बाइक चलाते रहे। हया ने महसूस किया कि वो गैर ज़रूरी तौर पर बाइक बहुत ही धीमी चला रहे थे। क्या अस्पताल बहुत दूर है? हया को घबराहट सी होने लगी। नहीं, दूर तो नहीं, चलाओ तो मैं जूस पिलाता हूँ। उन्होंने जूस की दुकान के सामने बाइक रोकी तो हया बुरी तरह से घबरा गई। नहीं खालू, मुझे जूस नहीं पीना, खाला बीमार है और मुझे उनके पास लेकर चलिए। उसकी आवाज़ में सख्ती थी और खालू फैज़ान चंद लम्हे तक उसे देखते रहे और फिर कंधे उचकाकर दोबारा बाइक पर बैठ गए। लेकिन उनके अंदाज में बेरहमी वाज़ेह देखी जा सकती थी। खाला तो अगले दिन ठीक होकर घर वापस आ गई, लेकिन हया को अब अजीब सी बेचैनी होने लगी। खालू फैज़ान आसपास होते तो वो खुद कंफर्टेबल महसूस न करती और ना महसूस अंदाज में बार बार अपने दुपट्टे को ठीक करती। उसे लगता जैसे कोई मुसलसल उसे देख रहा है। खाला तो अपने काम में मगन होती और वो घबरा कर अपने खालू को देखती तो वो या तो अपने फ़ोन में मगन होते या इधर उधर देख रहे होते। पता नहीं मुझे क्या हो गया है, वो परेशानी से अपनी पेशानी मसलती वहाँ से उठ जाती। उसे पता था कि उसका हुस्न उसके लिए कोई ना कोई मुसीबत खड़ी ज़रूर करेगा। वो शाम अपनी कॉलेज की पुरानी किताबें निकाले खाली खाली नज़रों से उन्हें देख रही थी जब बाहर अचानक ही तेज़ बारिश बरसने लगी और खुशगवार एहसास के तहत उसने कमरे के दरवाजे से बाहर झांका। खाला अंदर बेड पर लेटी आराम कर रही थी और एकदम छम छम बरसते मींह ने पूरे सहन को भिगो दिया था। तार पर पड़े हुए कपड़े समेट कर वो फटाफट अंदर ले गई। मोटर को भी थाम दिया था और बाकी कोई ऐसा काम ना था जो ज़रूरी हो। ज़रा सी देर में ही उसके कपड़े फेंक गए। वो कपड़े तब्दील करने का सोच ही रही थी जब दरवाजे पर आहट हुई। उसने पलट कर देखा तो खालू फैज़ान खड़े थे और उनकी निगाहों में ऐसा अजीब सा तासुर था कि हया बेख्तियार खुद में सिमट गई। बाहर सहन में बहुत मिट्टी और बारिश का पानी बरस रहा है, जल्दी से साथ वाइपर लगा दो, वो कहते हुए बाहर सहन में जाकर खड़े हो गए। हया ने चंद लम्हे सोचा और वो उनके घर में एक बोझ की तरह रह रही थी और उनके कामों पर एतराज़ करना बनता न था। खामोशी से दुपट्टे को फैलाकर खुद पर लेते वो बाहर निकल आई और बाहर बारिश तेज़ थी। वो वाइपर लगाने के दौरान सर से लेकर पैर तक भीग रही थी। सहन से मिट्टी साफ़ हो गई मगर बारिश तो अब भी बरस रही थी। उसने बेबसी से खालू फैज़ान की तरफ देखा जो बगैर पलक झपकाए उसे देख रहे थे। खालू, बारिश हो रही है और वाइपर लगाने की क्या ज़रूरत है, उसने कहा मगर खालू फैज़ान ने कोई जवाब ना दिया। कदम उठाते हुए उसके बराबर आकर वो खड़े हो गए। हया सर से लेकर पैर तक भीग चुकी थी। लिबास भीग कर स्किन को वाज़ेह कर रहा था और उसकी आंखों में आंसू आने लगे। और तभी खालू फैज़ान ने अचानक हाथ बढ़ाकर उसका हाथ थाम लिया। मुझसे शादी करोगी हया? तुम्हारी खाला एक बंजर और वीरान औरत है, वो मुझे औलाद की खुशी नहीं दे सकती और तुम जवान हो, खूबसूरत हो और सच बताऊं तो मेरा तुम पर दिल आ गया है। अगर तुम हामी भरो तो मैं तुम्हें इस घर की रानी बनाकर रखूँगा। तुम्हारी खाला को तलाक दे दूंगा। और खालू फैज़ान की बात पर हया ने फटी फटी निगाहों से उन्हें देखा। उनकी निगाहों से फूंक टपक रही थी और लरसते कदमों से अपने हाथ छुड़वाकर वो यकदम पलटकर अपने कमरे की सिमत भागी। कपकपाते हाथों से दरवाज़ा बंद करते उसे कितनी ही देर तक यकीन नहीं आया कि बाहर हुआ क्या था। ओह मेरे खुदा, ये सब क्या है? दोनों हाथों से अपने सर को थामते वो फूट फूट कर रोने लगी। उसे जाने आलम बुरी तरह से याद आया। पूरी रात उसकी करवटें बदलती गुजर गई। उसे कुछ समझ नहीं आया और सुबह होते ही वो खाला के सर हो गई। मुझे अपना मोबाइल दी, मुझे कुछ काम है खाला। खाला ने हैरान होते हुए अपना मोबाइल उसे थमा दिया। आज से पहले तो हया ने कभी मोबाइल मांगा ही ना था। उसके गुलाबी चेहरे पर परेशानियां बिखरी हुई थी और मोबाइल कमरे में लेकर आते उसने धड़कते दिल से खाला का फ़ोन चेक किया। इसमें कहीं पर भी जाने आलम का नंबर सेव ना था। हया को मायूसी हुई और फिर अचानक ही उसके दिमाग में ख्याल क्लिक हुआ। वो मशहूर बिजनेसमैन था और इतना मसरूफ़ रहता था, यकीनन उसका इंटरनेट पर कोई प्रोफाइल तो होगा ही। कपकपाते हाथों से उसने इंटरनेट पर जाने आलम को सर्च किया। थोड़ी देर के बाद उसकी हंसती मुस्कुराती कई तस्वीर निकल कर सामने आ गई थी और थोड़ी सी रिसर्च के बाद हया को उसका कॉन्टैक्ट नंबर भी मिल गया था। कॉन्टैक्ट नंबर ऑफिस का था। हया को पूरा यकीन था कि नंबर उठाने पर सेक्रेटरी ही उससे बात करेगी। मैं उसे कह दूँगी कि मैं उसकी करीबी रिश्तेदार हूँ, तब वो मेरी बात जाने आलम से करवा ही देगी। वो उसे कहना चाहती थी कि अब आकर उसे अपने घर ले जाए। जाहिर है जिस शख्स के साथ उसका निकाह हुआ था उसे उसी के घर में रहना चाहिए था। वो भला खाला के घर में बिला वजह अपनी इज्जत दांव पर क्यों लगा रही थी? फ़ोन सेक्रेटरी ने ही उठाया। मैं उनकी इंतहाई करीबी रिश्तेदार बात कर रही हूँ, जाने आलम से मेरी फ़ौरन बात करवा दीजिए। लहजे को पुरएतमाद बनाते हुए हया ने उसे हुक्म दिया। सेक्रेटरी ने खामोशी से लाइन कनेक्ट कर दी। हया धड़कते दिल के साथ फ़ोन कान से लगाए बैठी रही और
थोड़ी ही देर के बाद उसकी आवाज़ मोबाइल में से उभरी थी। जी, कौन बात कर रही हैं आप? आवाज़ बेजार थी, जैसे न जाने वो कितना मसरूफ़ हो। जी, मैं हया बात कर रही हूँ। हया ने धड़कते दिल के साथ बमुश्किल उसे जवाब दिया। आंसू आंखों में आने लगे और वो सोच ही रही थी कि कैसे उसे अपनी सारी कहानी सुनाए कि उसने बेजारी से जवाब दिया कि कौन हया? देखें बीबी, झूठ बोलकर मुझसे राब्ता कायम करने की कोशिश मत करें। मैं एक मसरूफ़ इंसान हूँ। अगर आपको किसी किस्म की माली मदद चाहिए तो सेक्रेटरी से कह दीजिए, खैराती फंड में से आपकी मदद कर दी जाएगी। तल्ख जुमले उसके कान में डालते उसने कॉल काट दी। हया साकित बैठी रह गई। आंखों में आए आंसू कब गाल पर फिसल गए उसे तो समझ ही नहीं। सामने दीवार पर निगाह जमाए उसे अपना आप किसी हकीर कीड़े जैसा लग रहा था, जिसे बुरी तरह से जाने आलम अपने पैर तले मसल चुका था। उसे तो मेरा नाम तक नहीं पता। गालों पर फैलते आंसू को साफ करते वो अपनी सिसकियां रोकने की कोशिश कर रही थी। वो बचपन से उसकी मनकूहा थी और शायद 5 साल की थी जब बाबा जान ने चचा जान के कहने पर उन दोनों का निकाह पढ़ा दिया था। लेकिन उसे याद तक ना था कि उसकी मनकूहा किसी और के घर में दिन गुजार रही थी। खाला अपना मोबाइल वापस मांग रही थी और उन्हें किसी को फ़ोन करना था। कपकपाते हाथों से हया ने उन्हें मोबाइल वापस दे दिया और उसका चेहरा देखकर वो चौंकी। क्या बात है, तुम्हें कुछ हुआ है? मगर हया नफ़ी में सर हिलाते वापस अपने कमरे में चली गई। उसके वजूद पर जैसे कोई मोहर सी लग गई थी। उसके पास अब यहाँ से बचकर जाने का कोई रास्ता ना था। शाम खालू के घर आने से पहले ही वो घबरा कर अपने कमरे में आ गई और अगले दिन खाला उसे अपने साथ बाजार ले गई। खालू घर में अकेले थे, इस वजह से वो घर में न रुकी और शाम तक बाजार में मारी मारी फिरने के बाद जब वो घर आई तो थकावट से हया की कमर टूट रही थी। वो बस अपने कमरे में जाकर सोना चाहती थी। खाला से इजाज़त लेते वो कमरे में आई। दरवाज़ा लॉक करते हुए बुरी तरह से वो घबरा गई थी और लॉक ख़राब हो चुका था। कई बार घुमाने के बावजूद भी दरवाज़ा लॉक ना हुआ और हया के कदमों तले से ज़मीन निकल गई। सुबह तक तो ये लॉक बिल्कुल ठीक था, तो फिर अब ये कैसे? वो बार बार दरवाज़ा खोल कर और बंद कर रही थी जब ये उसकी निगाह बाहर बैठे फैज़ान खालू पर पड़ी। हया को देखकर उसने एक मकरूह मुस्कुराहट उसकी तरफ उछाली। हया की रगों में खून जम कर रह गया और ये हरकत उन्हीं की थी। उसे अच्छी तरह पता चल गया था कि आज उन्होंने खाला और हया की गैर मौजूदगी का फ़ायदा उठाया था। ओह मेरे खुदा, जाने आलम तुमने ये सब कुछ क्यों किया? तुम क्यों मुझे भूल गए? अपनी सिसकियाँ दबाते वहीं दरवाजे से ही नीचे लगकर वो बैठ गई। रात को न जाने कौन सा पहर था जब अकड़ी हुई कमर के साथ वो नींद में ही उठकर बेड पर जाकर लेट गई। शदीद थके होने की वजह से ख़राब लॉक वाली बात उसके जहन से निकल चुकी थी। यही वजह थी कि रात को जब फैज़ान दरवाज़ा खोलकर अंदर दाखिल हुआ तो वो बुरी तरह से घबरा गई और अब स्टोर में बैठे बैठे हया की आंखें पत्थर आ गई। फजर की अजान हुई तो वो गहरा सांस लेते हुए दरवाज़ा खोलकर बाहर निकल आई और खाला पाबंदी से नमाज़ पढ़ा करती थी। हया ने जाकर उन्हें जगाया और ख़ुद भी जाए नमाज़ बिछाकर नमाज अदा करने लगी। दुआ के लिए हाथ उठाते आंसू एक बार फिर उसकी आंखों से फिसलने लगे। खाला, मैं जॉब करना चाहती हूँ। खाला के सामने नाश्ता रखती उसने धीमी आवाज़ में कहा तो वो हैरान रह गई। तुम्हारी सारी ज़रूरतें तो पूरी हो रही हैं बेटा, फिर नौकरी की क्या ज़रूरत है? हया अपने आंसू छुपा कर रह गई। अब इन्हें क्या बताती कि वो नौकरी इसलिए तलाश करना चाहती है ताकि चुपके से इस घर को छोड़कर किसी हॉस्टल में शिफ्ट हो जाए। अब वो मज़ीद अपनी इज़्ज़त को दांव पर नहीं लगा सकती थी। खाला को भला क्या एतराज़ हो सकता था? परेशानी तो हया को बस यही थी कि अधूरी तालीम के साथ उसे कहाँ नौकरी मिलेगी और उसका खर्चा बिल्कुल दुरुस्त था। सारे डॉक्यूमेंट्स लिए और वो सुबह से लेकर असर के वक्त तक सड़कों पर मारी मारी फिरती रही। कोई स्कूल कोई ऑफिस ऐसा न था जहाँ उसने नौकरी के लिए अप्लाई न किया हो। वो घर वापसी के लिए रिक्शे में बैठना चाह रही थी जब एक तरहदार सी लड़की उसके बराबर आकर खड़ी हुई। वो बार बार मोबाइल पर वक्त देखते ज़ेरे लब बुड़बुड़ा रही थी। इंटरव्यू ख़त्म हो जाएगा और न जाने ये नवाबज़ादा ड्राइवर कहाँ रह गया है। वो सामने रेस्टोरेंट से निकली थी और हया ने ज़रा की ज़रा निगाह उठाकर उसे देखा। पैंट शर्ट में मलबूस फैशन के सारे जदीद तकाजे उसने पूरे कर रखे थे। हया ने एक नज़र अपने सरापे पर डाली। सफ़ेद रंग का सादा सा लिबास जिसका दुपट्टा उसने सलीके से सर पर ओढ़ रखा था। बड़ी बड़ी सब्ज़ आंखों में थकानबाजी नज़र आ रही थी और लड़की के सामने उबर की गाड़ी आकर रुकी तो लड़की ने उसे एक दफ़ा एड्रेस कंफर्म किया। वो शहर की एक मायानाज कंपनी का एड्रेस था। नाम सुना सुना सा लग रहा था। अगर वहाँ किसी नौकरी की गुंजाइश है तो मुझे भी वहाँ जाना चाहिए। हया ने सोचा और शायद वहाँ नौकरी मिल जाए। एक आखिरी ट्राई कर लेने में क्या हर्ज है। बेबसी से सोचते हया ने एक दफ़ा फिर रिक्शे वाले को रुकने का इशारा कर दिया। रिक्शे में बैठते वो जब उस ऑफिस के सामने रुकी तो आसमान के साए गहरे होना शुरू हो चुके थे। अब तो इंटरव्यू का टाइम भी ख़त्म हो चुका था, बल्कि अब तो ऑफिस टाइम ही ख़त्म होने वाला है। हया ने हाथ में पहनी घड़ी में वक्त देखा। 5 बजने में सिर्फ 15 मिनट रहते थे और वो तेज़ी से सीढ़ियाँ चढ़कर ऊपर आई और वाकई इंटरव्यू टाइम ख़त्म हो चुका था। जो लास्ट के 1-2 कैंडिडेट्स थे वो भी खुशदिली से बाहर निकल रहे थे। हया लपक कर सेक्रेटरी के पास पहुंची। क्या मैं इंटरव्यू दे सकती हूँ? सेक्रेटरी ने एक नज़र उसे देखा और सर था पाँव उसके हुलिया का जायज़ा लिया। शायद वो समझ गई थी कि हया ज़रूरतमंद है। उसने फ़ोन उठाकर अंदर बैठे अपने बॉस से बात की।
तुम्हारी किस्मत अच्छी है कि आज कंपनी के असल ओनर इंटरव्यूज़ ले रहे हैं। उन्हें ज़रूरतमंदों की मदद करने का थोड़ा शौक भी है। तुम अंदर जा सकती हो, मशीनी अंदाज में कहते सेक्रेटरी ने उसे अंदर का रास्ता दिखा दिया। हया गहरी सांसें लेते खुद को नॉर्मल करते दरवाजे तक चली आई और यहाँ आने से पहले मुँह ही धो लेती, थोड़ा सा तो अच्छा इंप्रेशन पड़ता। सारा दिन गर्द मिट्टी के बाद न जाने क्या हश्र हो रहा है। खुद को कंपोज करती वो चेहरे पर मुस्कुराहट सजाते कमरे में दाखिल हुई। सामने रिवॉल्विंग चेयर पर बैठा कंपनी का मालिक फाइल पर झुका हुआ था। अस्सलाम वालेकुम सर। हया ने सलाम किया तो सामने बैठे शख्स ने सर उठाया और हया जहाँ की तहाँ खड़ी रह गई। वो जाने आलम था, उसका शौहर, जिसकी वजह से वो आज सड़कों पर धक्के खाती हुई यहाँ मौजूद थी। एक झटके में हया के लबों से मुस्कुराहट गायब हुई। आप? उसके लबों से निकला जाने आलम। बेतासुर चेहरे के साथ उसे देखता रहा। तुम यहाँ क्या कर रही हो? उसकी निगाहों में हैरत थी। हया लब भींच कर रह गई, आंखों में पानी उतरने लगा और सारी बेबसी, सारे जुल्म याद आने लगे। अचानक ही वो पलटी और दरवाज़ा खोलकर बाहर निकलती चली गई। तेज़ी से अपने आंसू साफ करती वो लिफ्ट की जाने बढ़ रही थी जब पीछे से किसी ने उसका हाथ थामा। हया, कहाँ जा रही हो तुम और यहाँ क्यों आई हो? बताओ तो सही। वो जाने आलम था और ऑफिस में सारे ही मौजूद लड़के लड़कियाँ हैरत से उसे देख रहे थे, बल्कि उसकी ताज़ीम में उठकर खड़े भी हो गए थे। हया ने पलट कर उसे देखा। बस गलती से यहाँ आ गई, मुझे नहीं पता था कि ये ऑफिस आपका है, वरना मैं यहाँ कभी भी नहीं आती। फीके लहजे में कहकर उसने एक दफ़ा फिर अपना हाथ छुड़ाने की कोशिश की। जाने आलम ने पलटकर अपने सारे स्टाफ को देखा और एक गहरी सांस ली। मेरे साथ आओ। उसका हाथ थामे वो सीढ़ियाँ उतर कर नीचे चला गया। क्या हुआ है तुम्हें हया? क्या कोई परेशानी है? खाला ने बोला है नौकरी करने को। नौकरी ढूंढनी थी तो मुझे बता देती, मैं हर महीने पैसे वहाँ भिजवा दिया करता। आखिर को तुम मेरे मरहूम चचा की बेटी हो। कंपनी से बाहर निकलते ही जाने आलम ने इंतहाई नॉर्मल से अंदाज में कहा था। हया ने सर उठाकर उसे देखा। क्या वो वाकई अपने और हया के दरमियान मौजूद रिश्ते को भूल चुका था? लगता तो ऐसा ही था। हया अब भींच कर रह गई। अच्छा चलो ठीक है, अगर तुम्हें नौकरी की ज़रूरत है तो मेरे पास पर्सनल असिस्टेंट की वैकेंसी खाली है। आजकल उसी के इंटरव्यूज़ हो रहे थे। तुम ज़हीन हो, ये नौकरी आसानी से कर लोगी। ऐसा करो अभी घर चली जाओ और कल सुबह सुबह ऑफिस आ जाना। नर्म लहजे में कहते हुए जाने आलम ने उस पर जैसे एहसान किया था। हया लब भींच कर रह गई। एक नफरत भरी निगाह उस पर डालती तेज़ी से अपना हाथ छुड़ाकर वह सामने से गुजरते रिक्शे में बैठ गई थी। जाने आलम ने गहरी निगाहों से देखा और वो मंजर से गायब हुई तो एक गहरी सांस जाने आलम के लबों से अदा हुई। पता नहीं तुम क्या चाहती हो हया? ज़ेरे लब बुड़बुड़ाता वो अपने वापस ऑफिस की जाने बढ़ गया। हया घर में दाखिल हुई तो खालू फैज़ान घर आ चुके थे। हया को अपनी सांसें रुकती हुई महसूस हुई। कहीं कोई जाए बनाना थी और खाला से तबीयत की खराबी का कहकर वो फ़ौरन ही अपने कमरे में चली गई। कुछ ही देर के बाद रात का सन्नाटा चारों जाने फैल गया था और हया का दिल ज़ोरों से धड़कने लगा। खाला अपने कमरे में जाकर सो चुकी थी। हया ने दरवाज़ा खोला और धड़कते दिल से बाहर झांका। सहन खाली था, बाहर कोई भी ना था। बाहर देखने पर उसे फैज़ान की मोटरसाइकिल भी नजर न आई और एक गहरी सांस लेते हुए वो वापस अपने कमरे में चली गई। खालू फैज़ान अक्सर रातें घर से बाहर गुजारा करते थे। उनके क्या मशागल थे ये हया की समझ में आ गई। शायद वो आज रात भी बाहर हैं और वो पूरे दिन की थकी हुई थी और सोना चाहती थी, आराम करना चाहती थी और ढेर सारा रोना चाहती थी, और इस सब के लिए बिस्तर पर लेटना ज़रूरी था। लॉक घुमाकर उसने एक दफ़ा फिर जायज़ा लिया और वह मुकम्मल तौर पर ख़राब कर दिया गया था। सहमे हुए दिल पर काबू पाते वो जाकर अपने बिस्तर पर लेट गई। कुछ देर तक तो खुली आंखों से वो मुसलसल दरवाजे को देखती रही। हर आहट पर वो बुरी तरह से चौंक जाती, कभी कभार उठकर बैठ जाती और यूँ लगता जैसे दरवाज़ा खोलकर खालू फैज़ान अंदर दाखिल हो गए हैं, लेकिन दरवाजे पर कोई न था। वह न जाने कितनी देर तक जागती रही, मगर आखिरकार थकावट उस पर गालिब आ गई। रफ्ता रफ्ता उसकी आंखें बंद होती चली गई। न जाने रात का कौन सा पहर था और उसकी आंखें एक अजीब से एहसास से खुली। गर्दन पर किसी ठंडे से लम्स का एहसास हो रहा था। हया घबरा कर उठ बैठी। एक साया सा उसके ऊपर झुका हुआ था और हया हड़बड़ाकर बिस्तर से नीचे उतर आई। कहाँ भाग रही हो? मुझे समझ नहीं आता कि आखिर तुम मुझसे दूर क्यों जाती हो? शादी करना चाहता हूँ तुमसे, इसमें बुराई क्या है? क्या कमी है मेरे अंदर? बताओ। थोड़ी सी उम्र ही ज़्यादा है ना? वो फैज़ान ही था जिसने हया को दोनों बाजुओं से दबोच कर अपने सामने खड़ा कर लिया। नाइट बल्ब की मध्यम रोशनी में हया उसके चेहरे पर फैली खबासत साफ देख सकती थी। हया का रंग जर्द पड़ गया। मुझे छोड़ दो खुदा के लिए, मैं शादीशुदा हूँ। हया के लबों से टूट फूट कर निकला जवाब फैज़ान ने एक ज़ोरदार कहकहा लगाया। शादी? वो जो तुम्हें पूछता तक नहीं? जानती हो कि इतना अमीर है वो? तुम जैसी लड़कियों को मुँह भी नहीं लगाता होगा और तुम उसके नाम पर बैठी हो। तुमसे शादी तो सिर्फ मेरी होगी। फैज़ान ने लपक कर उसके गर्दन को अपने दोनों हाथों में दबोचना चाहा था। हया ने पूरी कुव्वत से उसे पीछे की जानिब धकेला। हया को दबोचने की कोशिश में उसके नाखून हया की गर्दन पर रगड़ खाते चले गए और एक सिसकी हया के लबों से निकली, मगर फैज़ान के नीचे गिरते ही वो बिजली किसी तेज़ी से कमरे से निकल भागी और उसकी आखिरी जाए पनाह वही स्टोर रूम था।
वहाँ बैठकर बच्चों की तरह फूट फूट कर रोते उसने फैसला कर लिया था कि वो जाने आलम की नौकरी कबूल कर लेगी। चंद पैसे कमाकर वो अपने लिए एक अलहदा मकान का बंदोबस्त तो कर ही लेगी। ये कड़वा घूंट तो उसे निकलना ही था। सुबह तक वो वहीं स्टोर रूम में ही बैठी रही और जब दिन चढ़ आया तो कोई स्टोर रूम से बाहर निकली। शुक्र था कि खाला ने उसे वहाँ से निकलते नहीं देखा। वो उनका दिल नहीं तोड़ना चाहती थी और उन्हें फैज़ान की असलियत बताकर उन्हें इस यादी से मायूस नहीं करना चाहती थी। खामोशी से तैयार होकर वो घर से निकल आई और ठीक आधे घंटे के बाद वो जाने आलम के सामने खड़ी थी। सब्ज़ आंखों में वीरानी फैली थी। सुर्ख सफ़ेद रंगत मान पड़ रही थी और आज उसने आसमानी रंग का खूबसूरत जोड़ा पहन रखा था। पैरों में सादा सी स्याह रंग की चप्पल थी जिसमें उसके खूबसूरत नाजुक से पाँव चमक रहे थे और जाने आलम ने सरता पाँव उसका जायज़ा लिया। उसके लबों पर ना तो मुस्कुराहट थी और ना ही वो आम लड़कियों जैसी थी। मैं आपकी नौकरी करने के लिए तैयार हूँ। मेरी तनख्वाह और दीगर मराद क्या होंगी? मेरी सिर्फ एक ही शर्त है कि मैं इतवार के दिन भी दफ्तर आया करूँगी और मुझे छुट्टी रात 8 बजे चाहिए, इससे पहले नहीं। उसने दो टोक अंदाज में जाने आलम के सामने अपनी शर्तें रखी। वो हैरान निगाहों से उसे देखता चला गया, लेकिन हया के चेहरे पर इतनी सख्ती थी कि वो चाहते हुए भी उससे कुछ ना पूछ सका। अचानक ही वो चौंका। मैं तुम्हें ये बताना तो भूल ही गया कि मेरी आज शाम की फ़्लाइट है। मैं एक डेलीगेशन के हमरा बिजनेस ट्रिप पर जा रहा हूँ। 10 दिन का ट्रिप है और मेरे पर्सनल असिस्टेंट को भी मेरे साथ ही जाना था, इसलिए मैंने इतनी इमरजेंसी में हायरिंग की थी और अब चूँकि तुम मेरी पर्सनल असिस्टेंट हो तो तुम्हें भी मेरे साथ ही जाना पड़ेगा। तुम्हारी फ़्लाइट भी मेरे साथ ही बुक करवा लेता हूँ। तुम्हारी तैयारी करने में तुम्हें कितना वक्त लगेगा? उसके कहने पर हया अपनी जगह मंजमिद से हो गई। उसके साथ बिजनेस ट्रिप पर जाना, वो तो कभी ट्रेन में भी नहीं बैठी थी और अब वो उसे जहाज़ में अपने साथ लेकर जाने की बात कर रहा था। हया के दिल की धड़कन तेज़ हो गई, मगर सामने बैठा शख्स इतना लापरवाह था कि वो दिल में कोई खुशगवानी नहीं पाल सकती थी। मुझे तैयारी की कोई ज़रूरत नहीं, दो टोक अंदाज में कहती वो कमरे से बाहर निकल गई। उसे उसकी सीट बता दी गई। शाम तक उसने अपनी सारी कागजी कार्रवाई मुकम्मल कर ली और जाने आलम ने उसे ड्राइवर के हमरा घर से जब बैग लेने भेजा तो खाला बेतरह हैरान हो गई। ये कैसी नौकरी है बेटा जिसे ज्वाइन करते ही तुम्हें मुल्क से बाहर जाना पड़ गया? खाला ने पूछा, लेकिन हया ने उन्हें बताना मुनासिब न समझा कि वो जाने आलम के पास नौकरी कर रही है। नौकरियाँ ऐसी ही होती हैं खाला, परेशान मत हो, कुछ तो करना ही है ना, मुझ पर भरोसा रखें। खाला ने उसका माथा चूमा तो वो अपना बैग उठाकर घर से बाहर निकल गई। शुक्र था कि उस वक्त खालू फैज़ान घर पर ना थे। उसके बैग में था ही क्या, गिनती के चंद जोड़े थे जो माँ बाप की ज़िंदगी में ही उसने बनवाए थे। ड्राइवर उसे लेकर सीधा एयरपोर्ट पहुँच गया और वो गाड़ी से नीचे उतरी तो जाने आलम सामने ही खड़ा उसका इंतज़ार कर रहा था। आ जाओ, फ्लाइट का टाइम हो गया है। उसका हाथ थामते वो आगे बढ़ गया। हया सुलग उठी। ये मेहरबानी न जाने वो किस खुशी में कर रहा था। उसने अपना हाथ खींचना चाहा, लेकिन जाने आलम ने उसका हाथ मजबूती से थाम रखा था। फ़्लाइट लंबी थी, इत्तफाकन उसकी सीट भी जाने आलम के बराबर न थी और पूरे सफ़र के दौरान वो घबराई ही रही। पूरे सफ़र में कई दफ़ा जाने आलम उठकर उसके पास आया था। किसी चीज़ की ज़रूरत है हया तो मुझे बता देना, घबराने की ज़रूरत नहीं। पहली दफ़ा फ़्लाइट में इंसान को एंग्जाइटी हो जाती है, अगर कोई प्रॉब्लम हुई तो मुझे बताना। वो हर बार ताकीद करके जाता और हया नफरत से सर छटक कर रह जाती। ख्याल तो देखो कितना कर रहा है अपनी प्राइवेट असिस्टेंट का, और उसकी असलियत तो मेरे सिवा कोई जानता ही नहीं। दिल पर पत्थर रखकर वो गहरी सांस लेकर रह गई। एयरपोर्ट से नीचे उतरते ही गैर मुल्की अफराद का एक गिरोह जाने आलम को रिसीव करने आया था। वो पूरे एतमाद से नीचे उतरकर उनसे मिलने लगा और एयरपोर्ट पर ही उन लोगों ने अपने आगे का शेड्यूल तय कर लिया। मीटिंग्स कहाँ रखनी है और किस होटल में स्टे करना है, वापसी में यही बातें कर रहे थे। जाने आलम के पीछे खड़ी हया बमुश्किल खुद पर काबू पा रही थी और इतनी लग्जरी लाइफस्टाइल उसने पहली दफ़ा देखी थी। गोरों का सामना करते हुए उसके हाथों पर लर्ज़िश तारी हुए जा रही थी। बार बार चेहरे पर हाथ फेरती वो खुद को नर्वस होने से रोक रही थी। उन्हीं गोरों में से एक ने शायद जाने आलम से हया की तरफ इशारा करके पूछा था। हया के सारे उज़ू कान बन गए। वो सुनना चाहती थी कि जाने आलम उसका क्या तारुफ करवाता है। वो गोरे शायद उसे सादा सी शलवार कमीज़ में देखकर हैरान हो रहे थे। जाने आलम एक बिजनेस ट्रिप पर था और वो अपने साथ किसी आम इंसान को तो नहीं लेकर जा सकता था। जाने आलम ने बढ़कर एक सरसरी निगाह हया पर डाली। ये मेरी पर्सनल असिस्टेंट है, मेरी सेल्फ केयर का ख्याल रखेंगी। अंग्रेज़ी में जवाब देते जाने आलम ने हया को सबकी से 2-4 करवा दिया। वो खून के खून पीकर रह गई। चलो अभी तो शाम होने वाली है और हमारा सारा शेड्यूल कल से तयशुदा है, आज हम सिर्फ आराम करेंगे। हया को आगे चलने का इशारा करते उसने सरसरी अंदाज में कहा। एयरपोर्ट से उन्हें शानदार गाड़ी ने पिक किया था और होटल के कमरों में पहले ही बुकिंग थी। हया बेयकीनी से गाड़ी से बाहर पीछे को भागते मनाजर देख रही थी। उसने ज़िंदगी में कभी नहीं सोचा था कि वो बैरून मुल्क इतने शानदार अंदाज में पहुंचेगी। एक आलीशान होटल के सामने गाड़ी रुकी तो ड्राइवर ने पीछे की तरफ का भी दरवाज़ा खोला। हया अपना हैंड बैग संभाले नीचे उतर आई। जाने आलम के सिवा और किसके साथ जाना है, क्या करना है, हया को तो अपनी ड्यूटी तक नहीं पता थी। सो खामोशी से उसके पीछे चलती गई और काउंटर पर रुक कर उसने कमरे की चाबी तलब की।
हया के दिल में मोहम सी उम्मीद थी कि शायद वो उसे एक बीवी का दर्जा दे, शायद वो अपने और हया के लिए एक ही कमरा मुंतखब करे, मगर उसकी उम्मीदें सारी धड़ाम से नीचे आ गिरी जब जाने आलम ने उसके कमरे की चाबी उसकी तरफ बढ़ाई। ये तुम्हारे कमरे की चाबी है, हम दोनों का कमरा बराबर में ही है और वक्त पर सो जाना, कल सुबह बहुत अहम मीटिंग है। उसे ताकीद करते वो आगे की सिमत बढ़ गया। खाली खाली निगाहों से उसे आगे जाता देखती रही। सफ़र की थकावट बहुत ज़्यादा थी और कुछ दुख भी। जाने आलम एक नज़र डालना भी गवारा न करता था कि वो खुद को संभालती उसके पीछे पीछे चली गई। जब तक वो अपने पुराने एतमाद को बहाल कर चुकी थी, चाबी से कमरे का दरवाज़ा खोलते हुए अंदर दाखिल हुई और शानदार लग्जरियस रूम था। ऐसा कमरा उसने ज़िंदगी में पहली दफ़ा देखा था। बड़ी सी खिड़की से नीचे का मंजर साफ दिखाई दे रहा था और कपड़े तब्दील करके वो बाथरूम से बाहर निकली तो रूम सर्विस वाला खाना कमरे में ही दे गया। हया ने खामोशी से खाना खाया और बेड के किनारे टेक लगा कर लेट गई। उसने सादा सा स्लीपिंग ड्रेस पहन लिया था और लंबे बाल उसने खुले छोड़ रखे थे। सब्ज आंखों में आंसू थे और वो बार बार अपने लब कुचल रही थी। बेड से टेक लगाए उसे न जाने कब नींद आ गई, उसे पता ही ना चला। शायद उसे सोए थोड़ी ही देर गुजरी थी कि अचानक दरवाजे पर दस्तक हुई। दस्तक एक बार हुई तो हया ने नज़रअंदाज कर दिया, मगर दूसरी और फिर तीसरी बार दस्तक हुई तो वो घबरा कर उठ बैठी। पता नहीं अब क्या करना है। हया ने जल्दी से दरवाज़ा खोला और साकित रह गई। दरवाजे के बाहर जाने आलम खड़ा था और सहर रंग का लंबा सा कोट पहने, सर पर टोपी जमाए वो बाहर जाने के लिए मुकम्मल तौर पर तैयार था। अरे ये क्या, तुम इटली में आई हो और सो गई, घूमना नहीं है क्या? उसके चेहरे पर नरमी थी और लबों पर मुस्कुराहट। हया ने हैरत से उसे देखा। अपनी पर्सनल असिस्टेंट को घुमाने कौन लेकर आता है? मीटिंग तो सुबह है ना? हया ने तल्ख लहजे में कहा तो जाने आलम उसे देख कर रह गया। चंद साने बाद वो बेख्तियार हंसा था। अच्छा चलो ये पहन कर आओ। उसकी तरफ जाने आलम ने कुछ बढ़ाया। हया ने देखा वो एक लेडीज़ ओवरकोट था। वो पूरी तैयारी के साथ आया था और हया के दिल को कुछ होने लगा। आहिस्तगी से गर्म ओवरकोट पहनते उसने जाने आलम की दी हुई टोपी भी सर पर पहन ली। मुझे पता था कि तुम्हें सफ़र का तजर्बा नहीं है और इटली तुम पहली दफ़ा आ रही हो। तुम्हें नहीं पता था यहाँ का मौसम कैसा है। अपने बैग को चाहो तो संभाल के रख दो, मैं तुम्हारे इस्तेमाल की सारी चीज़ें लेकर आया हूँ। मुस्कुराते हुए लहजे में कहते उसने हाथ से आगे बढ़ने का इशारा किया। हया बेयकीन निगाहों से उसे देखती कमरे से बाहर निकल गई थी। होटल की तवील राजदारी से गुजर कर वो लोग बाहर सड़क पर आए तो हया को हैरत का एक ज़ोरदार झटका लगा। उसने बेइख्तियार सर उठाकर आसमान को देखा। बर्फ़ रुई के छोटे छोटे गालों की सूरत आसमान से गिर रही थी। स्नोफॉल? उसके लबों से बेइख्तियार निकला। हाँ स्नोफॉल, पहली दफ़ा देख रही हो क्या? जाने आलम ने हैरत से कहा। हया तो अभी तक सहरज़दा से आसमान से गिरती बर्फ़ को देखी जा रही थी। ये इस मौसम की पहली स्नोफॉल है। आ जाओ। जाने आलम ने उसकी जानिब अपना हाथ बढ़ाया। हया ने हैरत से उसके बढ़े हुए हाथ को देखा। बेख्तियार ही उसकी आंखों में आंसू आ गए। मुझे वापस चलना चाहिए, मैं यहाँ एक बिज़नेस ट्रिप पर आई हूँ। कल सुबह मीटिंग है और मुझे मीटिंग अटेंड करने के लिए बुला लीजिएगा। इसके अलावा मेरा आपकी ज़िंदगी में और कोई अमल दखल नहीं है। तल्ख लहजे में कहती वो मरने लगी जब जाने आलम ने अचानक उसका हाथ थाम कर उसे अपनी तरफ खींचा। खींचने का असर था या क्या मुड़ते ही हया का ओवरकोट ज़रा दाएं तरफ को खिसक गया। उसकी सफ़ेद गर्दन नुमाया हो गई और तभी जाने आलम की निगाह उसकी गर्दन पर लगे उन 3 खराशों पर पड़ी। ये क्या है और ये कैसे निशान है? उसने बेख्तियार आगे होकर उन तीनों निशानों को उंगली से छुआ था। हया खुद में सिमट कर 2 कदम पीछे हुई। कुछ नहीं, ये बस ऐसे ही। उसने ओवरकोट में अपनी गर्दन छुपाना चाही, मगर जाने आलम की निगाहों में वाज़ेह बरहमी उतर आई। नहीं, ऐसे कैसे? साफ लग रहा है कि किसी ने तुम्हारी गर्दन पकड़ने की कोशिश की थी। किसने किया है ये? उसने हया का हाथ थामते दोबारा से उन निशानात को गौर से देखा था। हया की आंखों में पानी उतरने लगा। मैं कह रही हूँ ना कि छोड़ दें, बस कुछ नहीं है ये। बहुत मुश्किल उसने अपने आंसुओं पर काबू पाया। वो ज़ब्त के आखिरी मराहल में थी। वो जाने आलम के सामने कमज़ोर नहीं पड़ना चाहती थी, लेकिन इससे पहले कि वो भागती, जाने आलम ने उसे दोनों बाजों से पकड़कर ऐन अपने मुकाबिल खड़ा कर लिया। हया का ज़ब्त जवाब दे गया। वो कई महीनों से अकेले लड़ते लड़ते थक चुकी थी। अचानक ही फूट फूट कर रोते उसने जैसे हथियार डाल दिए। जाने आलम के चेहरे पर उसे रोते देखकर हैरत फैली और आहिस्तगी से उसने हया को अपने साथ लगा लिया। क्यों रो रही हो हया? क्यों मुझे परेशान कर रही हो? प्लीज़ बताओ तो सही, क्या हुआ है? किसी खदशात के तहत उसका लहजा आखिर में लरस कर रह गया। क्या फ़र्क पड़ता है आपको कि कोई मेरे साथ क्या सलूक करे? ये खालू फैज़ान ने किया है। उसके अलावा भी बहुत कुछ कर चुके हैं और बहुत कुछ करना चाहते थे वो। पता नहीं अल्लाह ने मुझे कैसे महफूज रखा, और ये सब सिर्फ इस वजह से है क्योंकि आपने मुझे लावारिसों की तरह छोड़ दिया था। क्या आपको याद नहीं कि मैं आपकी बीवी हूँ? निकाह किया था आपने मुझसे, चाहे बचपन का ही निकाह सही, लेकिन कोई रिश्ता तो है हमारे दरमियान। अगर आपको इस रिश्ते को कायम नहीं रखना था तो ख़त्म कर दे, फिर तलाक दे दे मुझे, ताकि मैं सुकून से मर तो सकूँ। आपने तो मुझे कहीं का नहीं छोड़ा। उसके सीने पर से सर उठाते उसने आंसू भरी निगाहें उठाकर जाने आलम से पूछा। वो गंग सा खड़ा रह गया। किसने किया है ये?
ये बाकी बातें तो जैसे उसने नज़रअंदाज ही कर दी और उसका लहजा आंच देता हुआ था। हया ने अपने आंसू साफ किए। किसी ने नहीं, मुफ्त माल को हर कोई उठाकर हजम करने की कोशिश करता है। उसने पलटना चाहा मगर जाने आलम ने उसे एक दफ़ा फिर अपनी गिरफ्त में ले लिया। ऐसा मत कहो हया, मैं उस शख्स को इस ज़मीन पर रहने लायक नहीं छोड़ूंगा। और तुम्हें ये किसने कह दिया कि मैंने तुम्हें छोड़ा है? ना तो तुम फालतू की कोई चीज़ हो और ना ही मुफ्त का माल। तुम मेरी बीवी हो, जाने आलम की बीवी, और एक दुनिया तुम्हें जानती है। मैंने तुम्हें तुम्हारे माँ बाप के इंतकाल के बाद डिस्टर्ब करना मुनासिब नहीं समझा। मुझे लगा कि तुम अपनी खाला के साथ उनके घर जाना चाहती हो, तो तुमने कभी मुझसे ठीक तरह से बात नहीं की। शायद हमारे दरमियान उम्रों का इतना फ़र्क था कि तुम्हें कभी मैं अच्छा ही नहीं लगा। तुम सिर्फ 20 साल की हो और मैं तुमसे पूरे 9 साल बड़ा। तुम बेहद हसीन हो, और कहते तो लोग मुझे भी हसीन ही हैं, लेकिन मैं तुम्हारे सामने अपने आप को कुछ नहीं समझता। सिर्फ इसीलिए ही मैंने तुम्हारी जानिब कभी अपने कदम नहीं बढ़ाए। मैं चाहता था कि तुम अपनी तालीम मुकम्मल कर लो, खाला के घर रहते कुछ अर्सा अपने आप को माँ बाप के इंतकाल के सदमे से बाहर निकाल लो। उसके बाद मैं प्रॉपर तरीके से हमारी रुखसती करवा सकूं। और तुम्हें तो ये भी नहीं पता कि मैंने रुखसती के लिए हॉल तक बुक करवा लिया है। अब मेरे वालिदैन तो हैं नहीं जो खुद आकर रुखसती की बात करते, मुझे खुद ही आना था। इनफैक्ट मैं आया भी था और तुम्हारा यही खालू फैज़ान, उसने मुझे घर से बाहर भी भगा दिया। उसने कहा कि हया अभी फ़िलहाल शादी करना नहीं चाहती, और मुझे लगा शायद वो ठीक कह रहा है। ये तो आज मुझे पता चला कि उसकी नीयत क्या थी। जाने आलम के लहजे के आखिर में तल्खी उतर आई। हया ने बेयकीन निगाहों से उसे देखा। क्या सच ऐसा है? वो जैसे सरगोशी के आलम में बोली थी। जाने आलम ने शौकीन निगाहों से उसे देखा। तुम मुझे इतना बुरा समझती हो कि मैं अपनी मनकोहा को भूल जाऊंगा? तुम मेरी बीवी हो हया, भला मैं तुम्हें किसी और के सहारे कैसे छोड़ दूंगा? मैंने तो सिर्फ तुम्हारी ख्वाहिश का एहतराम किया, और आज जब तुम मुझे बता रही हो कि वो तुम्हारी ख्वाहिश नहीं थी बल्कि फैज़ान ने खुद तुम्हें अपने मकसद के लिए इस्तेमाल करना चाहा, तो तुम देखोगी कि अपनी बीवी की तरफ नज़र उठाने वाले का मैं क्या हशर करता हूँ। बात के इख्तिताम पर उसके लहजे में मौत की संगीनी उतर आई। हया उसे देख कर रह गई और उसे अपने अंदर ढेरों इत्मीनान उतरा हुआ महसूस हो रहा था। यूँ लग रहा था कि जैसे इतने अरसे से वो बेसाहिबान है, खुले आसमान तले खड़ी है, और आज एक मजबूत छत अल्लाह ने उसके सर पर तान दी है। आहिस्ते से उसे अपने साथ लगाते जाने आलम ने मुस्कुरा कर उसे देखा। तुम्हें बिज़नेस का अलिफ बे भी नहीं पता, फिर भी तुम्हें अपने साथ इस बिज़नेस ट्रिप में मैं क्यों लेकर आया? सिर्फ इसलिए क्योंकि तुम मेरी बीवी हो। मैं तुम्हें यूरोप घुमाना चाहता था। उसकी बात पर हया ने बेसाख्ता अपना सर झुका लिया। उसे यकीन नहीं आ रहा था कि ख्वाब इतनी जल्दी पूरी हो जाएंगे। 10 दिनों का शानदार बिजनेस ट्रिप गुजार कर वो लोग पाकिस्तान वापस आए तो हया के लबों की मुस्कुराहट ख़त्म होने का नाम नहीं ले रही थी। एयरपोर्ट से नीचे उतरते ही उसका हाथ थामे वो सीधा खाला के घर चला गया। खालू फैज़ान सहन में ही बैठे चाय पी रहे थे। अंदर दाखिल होते ही जाने आलम उस पर टूट पड़ा। मार मार कर उसने उसका चेहरा लहूलुहान कर दिया और कहा कि आज के बाद अगर मेरी बीवी की तरफ नज़र उठाकर भी देखा तो मैं तेरी आंखें निकाल दूंगा बुड्ढे। छोड़ सिर्फ इसलिए रहा हूँ क्योंकि तू इस औरत का शौहर है और ये औरत मेरी बीवी की रिश्तेदार है। जाने आलम गुर्रा कर कह रहा था, मैं हया को लेकर जा रहा हूँ और ये मेरी बीवी है और आज से मेरे ही घर में रहेगी। वैसे भी कल शाम हमारी रुखसती की तकरीब है, आप आना चाहे तो अकेली आ जाइएगा। जाने आलम ने बमुश्किल अपने लहजे को कंट्रोल करते खाला को कहा था। हया को गले से लगाते खाला ने उसे बेशुमार दुआएं दी थी और मुझे शक तो पहले से ही था लेकिन आज यकीन भी हो गया। मुझे माफ़ कर देना। वो रो रही थी और हया ने दुखते दिल के साथ उन्हें देखा। अगर आप उन्हें छोड़ना चाहें तो आप मेरे साथ चल सकती हैं। हया ने खाला को एक रास्ता दिखा दिया था। आगे फैसला करना उनकी अपनी मर्जी थी। जाने आलम का हाथ थामकर खाला के घर से बाहर निकलते उसके लबों पर एक बड़ी सी पुरसुकून मुस्कुराहट थी। चले अपने घर। जहाँ आलम ने उसकी जानिब देखा तो वो पुरएतमाद से अंदाज में मुस्कुराते उसकी गाड़ी में बैठ गई थी। जाने आलम ने फ्रंट सीट पर बैठकर गाड़ी को अपने घर के रास्ते पर डाल दिया था।